लॉ वही है जो बेयर एक्ट में लिखा है। जो मैं कह रहा हूं वो लॉ नहीं है, या कोई और कह रहा है वो लॉ नहीं है। लॉ वो है जो बेयर एक्ट में लिखा है। और अगर बेयर एक्ट को आप डिकोड करना सीख जाते हैं तो फिर आपको किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और मेरी क्लासेस को देखते देखते आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप लॉ को डिकोड करना सीख जाएंगे। देखो 181 बीएनएसएस या फिर 162 सीआरपीसी, इसकी कंटेंट क्या है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है। सब सेक्शन 1 कहती है नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall, if reduced to writing, be signed by the person making it। तो देखो जो येलो पार्ट है, इस पार्ट को आप एक साथ पढ़ के देखो तो समझ में आएगा। नो स्टेटमेंट shall be signed by the person making it। सीधी सी बात कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया वो पर्सन अपने स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेगा। इसमें किसको वो स्टेटमेंट दे रहा है, कब स्टेटमेंट दे रहा है, उन सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाएगा और उसी के लिए ये एडिशनल बातें यहां पर कुछ लिखी हैं। तो देखो नो स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, मेड बाय एनी पर्सन। नो स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को दिया गया हो कोई भी स्टेटमेंट किसी भी पर्सन ने, लेकिन अब क्वेश्चन आता है वो कब दिया था स्टेटमेंट, वो दिया गया था इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। अब वो इन्वेस्टिगेशन कहां हो रहा था, अंडर दिस चैप्टर। और ये चैप्टर कौन सा है, बीएनएसएस की बात करें तो 13 और अगर सीआरपीसी की बात करें तो 12। तो अब इसको मैं साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक पुलिस ऑफिसर है जो चैप्टर 12 सीआरपीसी में या चैप्टर 13 बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी केस की। उस इन्वेस्टिगेशन में किसी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो इस सिचुएशन में सब सेक्शन 1 ऑफ 181 बीएनएसएस और 162 सीआरपीसी मना करती है कि ऐसा विटनेस अब ऐसे स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेगा। अब अगला पार्ट शुरू होता है, नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। ये स्टेटमेंट किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। कहां, एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान इस स्टेटमेंट का कोई भी पर्पस नहीं है। देखो यहीं से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो क्या इंक्वायरी और ट्रायल के अलावा जो दूसरी स्टेजेस होंगी उस दूसरे पर्पज के लिए इस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है? तो देखो बार किस बात पर लगाया है, बार उन्होंने लगाया कि इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं किया जाएगा। इट मींस बाकी जो स्टेज बच गई उनमें यूज करने के लिए यह सेक्शन कोई बार नहीं लगाती है। बाकी चीजें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी स्टेज हैं? जैसे मान लो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट बना दी। चार्जशीट जब कोर्ट में रखी गई तो कोर्ट उसे कॉग्निजेंस लेती है उस चार्जशीट पर। उस चार्जशीट में अवेलेबल सारी एविडेंसेस को देखने के बाद, और मान लो किसी केस में केवल और केवल ओरल स्टेटमेंट है, ओरल एविडेंस है, वो 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में रिकॉर्ड करी गई थी। अगर यह मान लिया जाए कि किसी पर्पज के लिए किसी भी स्टेज पे यूज नहीं की जाएंगी तो अब तो कॉग्निजेंस ही नहीं हो सकता। इट मींस इस सेक्शन ने केवल 2 ही स्टेज के लिए मना किया, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। यहां से यह निकल कर आया क्वेश्चन, आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि 181 बीएनएसएस या 162 सीआरपीसी में जो
बार लगाया गया है स्टेटमेंट पर, क्या वो कॉग्निजेंस के लिए भी है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अब और देखो, इसमें यह बोला गया कि एनी सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड देयर ऑफ, यानी या तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट या उस पूरे स्टेटमेंट का कोई पार्ट भी यूज नहीं हो सकता। पूरा स्टेटमेंट तो यूज हो ही नहीं सकता, उस स्टेटमेंट का कोई पार्ट भी यूज नहीं हो सकता। और वो स्टेटमेंट कहां लिखा गया हो यह भी बताया है, वेदर इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज। देखिए, अदरवाइज एक बड़ा जनरल टर्म है, पुलिस डायरी तो एक फिक्स है कि वो स्टेटमेंट चाहे पुलिस डायरी में लिखा गया था, चाहे पुलिस डायरी के अलावा कहीं और लिखा गया था, तो भी ऐसे स्टेटमेंट का इंक्वायरी या ट्रायल में कोई यूज नहीं होगा। अब इस अदरवाइज में क्या आ सकता है फ्रेंड्स? अदरवाइज में आ सकता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कुछ ट्रैप केसेस होते हैं, तो ट्रैप केसेस में क्या होता है कि कंप्लेनेंट जाता है एक्यूज के पास, उसको पैसे हैंडओवर करता है और फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है एक्यूज को। यह ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब कंप्लेनेंट को पुलिस ऑफिसर एग्जामिन करता है और कहता है बताओ क्या हुआ। तो वहां पर जो कंप्लेनेंट बता रहा है बातें, वो बातें, बताई गई बातों को वो पुलिस ऑफिसर सीजर मीमो का पार्ट बना देता है। वो है क्या? वो स्टेटमेंट है जो एक विटनेस ने दिया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया, पुलिस ऑफिसर को दिया। हां, उसने वो लिखा भी है, और कहां लिखा है? पुलिस डायरी की बजाय अदरवाइज कहीं और लिखा है, जो यहां पर सीजर मीमो है। तो भी वो जो एक छोटा पार्ट लिखा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो ये पार्ट भी किसी यूज का नहीं होगा। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और किसी वर्ड की अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती ना, तो आप सोच लो वो यहां लिखा ही नहीं गया होता। इसलिए आप किसी भी वर्ड को पढ़ते समय नहीं छोड़ेंगे, एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, और अगर इसको मैं यहां से हटा दूं तो क्या असर आएगा इस सेक्शन पर। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है फ्रेंड्स। यहां पे कहा गया नॉर सेल बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, बट उन्होंने बोला सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। हां, ये सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड मतलब फ्रेंड्स ये एक्सेप्शन दे रहा है, कह रहा है किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पर हियर एंड आफ्टर का मतलब कि अभी आगे मैं कुछ बताऊंगा, उन बातों को छोड़ देना, बाकी किसी भी बात के लिए ये स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाएगा। बार लगाया सबसेक्शन 1 ने, वो कुछ देर के लिए उठ जाता है, और कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड पर्पज के लिए वो स्टेटमेंट अब यूज किया जा सकता है। अब यहां पे जो ब्लू फॉर्म में मैंने लिखा है ना, ये तो कोई बताता ही नहीं है भाई। मैंने नहीं देखा आज तक किसी को इस लाइन का मीनिंग बताते हुए कि इस लाइन का मीनिंग क्या है और इस लाइन के होने से क्या इफेक्ट आया है। पढ़ लीजिए इस लाइन को, क्या कहता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड। तो यह कहता है कि वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, इस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं होगा इंक्वायरी या ट्रायल में। लेकिन कौन से ऑफेंस की इंक्वायरी और कौन से ऑफेंस का ट्रायल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ऑफेंस की इंक्वायरी में यूज नहीं होगा, कौन से ऑफेंस के ट्रायल में यूज नहीं होगा। तो इस बात को समझना, उस ऑफेंस की इंक्वायरी या उस ऑफेंस का ट्रायल जिस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उस इंक्वायरी और उस ट्रायल में यूज नहीं होगा। इट मींस यूज पर कंप्लीट बार नहीं है। किसी दूसरे ट्रायल में, किसी दूसरी इंक्वायरी में इस स्टेटमेंट का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं। केस है जिसकी FIR नंबर है 100,
और 2024 का है, और ये इसमें जो सेक्शंस लगी हुई हैं, सपोज 302 आईपीसी लगी हुई है। और जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था पुलिस ऑफिसर इस 302 आईपीसी का, इस दौरान किसी पर्सन का स्टेटमेंट उसने लिखा, उस पर साइन नहीं कराए गए जैसा कि इस सेक्शन ने मना किया है, लेकिन वो स्टेटमेंट अब किसी काम का नहीं है। इसी ऑफेंस की अगर इंक्वायरी चल रही है और या फिर इसी ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है। अगर मान लो ट्रायल चल रहा है एफआईआर नंबर 102 में, ये एफआईआर कितनी थी? 100। 102 एफआईआर है, 2024 की है, और जो ऑफेंस है वो 394 आईपीसी का है सपोज। अब ये ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल में क्या ये स्टेटमेंट, इस एफआईआर का रिकॉर्ड स्टेटमेंट यूज हो सकता है? क्या उस पर बार लगाया है? ये लाइन यही कहती है कि अगर स्टेटमेंट लिखा गया एफआईआर नंबर 100 के इन्वेस्टिगेशन में, तो उसका यूज उस एफआईआर के ट्रायल में हो सकता है जो 100 के अलावा दूसरी एफआईआरों का ट्रायल चल रहा है, उन सब में उसका यूज हो सकता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान से पढ़ना है। और ये सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्त, ध्यान से देखना, इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन। जिस विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें हम कह रहे हैं कि अब उसका इंक्वायरी या ट्रायल में कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी यूज हो जाएगा, वो कब होगा? जब उस विटनेस को किस लिए बुलाया गया था? प्रोसिक्यूशन के लिए। प्रोसिक्यूशन के लिए मतलब एक्यूज के अगेंस्ट गवाही देने के लिए बुलाया गया था। ऐसी इंक्वायरी में बुलाया गया था, इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, जो पीछे बताई गई। अभी पीछे बताई गई मतलब कौन सी इंक्वायरी थी पीछे और कौन सा ट्रायल था? उस ऑफेंस का ट्रायल, उस ऑफेंस की इंक्वायरी जिस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह स्टेटमेंट लिखा गया था विटनेस का। ये इस सच का मतलब है वो इंक्वायरी और वो ट्रायल, और जिसका स्टेटमेंट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग किया गया था एज अफोरसेड, जैसे पीछे बताया गया उसका स्टेटमेंट लिखा गया था। आगे कहता है कि एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट या पूरा का पूरा स्टेटमेंट, इफ ड्यूली प्रूव्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ ड्यूली प्रूव्ड, बताऊंगा क्या मीनिंग होगा ड्यूली प्रूव्ड का। तो वो स्टेटमेंट may be used by the accused, may be used by the accused। तो ऐसे स्टेटमेंट को, अगर वो स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड हो गया इंक्वायरी या ट्रायल में, तो एक्यूज उस स्टेटमेंट का यूज कर सकता है। वो स्टेटमेंट में बी यूज्ड बाय एक्यूज, उस स्टेटमेंट का यूज कर सकता है। फ्रेंड्स, किसके लिए कर सकता है? किस पर्पज के लिए कर सकता है? टू contradict such witness in the manner provided by section 148 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यही सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 145 होती है, जो अब 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गई है। तो इस प्रोवाइजो ने यह बताया कि वो स्टेटमेंट का यूज हो सकता है ऐसी इंक्वायरी और ऐसी ट्रायल में भी। कब? जब पहली बात तो उस विटनेस को एक्यूज के अगेंस्ट बुलाया गया हो, तो केवल एक्यूज ही उसका यूज कर पाएगा। और किस पर्पज के लिए यूज होगा? केवल और केवल कंट्राडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। और कंट्राडिक्शन किस तरीके से कराया जाएगा वो मैनर बताया गया है सेक्शन 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। और अब क्वेश्चन उठता है फ्रेंड, क्या एक्यूज ही इसका यूज कर पाएगा? क्या प्रोसिक्यूशन जिसने इस विटनेस को बुलाया है वो यूज नहीं कर सकता? वो भी यूज कर सकता है।
विद द परमिशन ऑफ कोर्ट प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है, लेकिन पर्पज एक ही होगा, चाहे एक्यूज उसका यूज करे स्टेटमेंट का, चाहे प्रोसिक्यूशन यूज करे। एक्यूज को कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रोसिक्यूशन को अगर यूज करना है इस स्टेटमेंट का तो कोर्ट की परमिशन से ही यूज कर सकता है। और हां कि जब when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness। कहा कि अगर एक्यूज ने यूज कर लिया तो ऐसे पार्ट को री एग्जामिनेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ ओनली एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। यहां पर एक लिमिट लगाई है री एग्जामिनेशन की। ऐसा नहीं है कि री एग्जामिनेशन में आप कुछ भी पूछ लेंगे, नहीं, री एग्जामिनेशन केवल और केवल वहीं तक लिमिटेड होगा कि जो बातें क्रॉस एग्जामिनेशन में आ गई कुछ, उनको एक्सप्लेन अगर कराना चाहते हो आप तो ही आप उतनी ही मैटर्स तक आप सीमित रहेंगे, और क्रॉस एग्जामिनेशन में आई हुई बातों को एक्सप्लेन कराने के लिए फिर से री एग्जामिनेशन आप विटनेस का कर सकते हैं। ये बातें थी प्रोवाइजो में, जो सबसेक्शन 1 का ही प्रोवाइजो है। अब मैं बात करता हूं सबसेक्शन 2। इस सबसेक्शन 2 बेशक है ये, बट सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई to any statement falling within the provision of clause A of section 26 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 or to affect the provisions of proviso to subsection 2 of section 23 of that अधिनियम। अगर आप सीआरपीसी में यही चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है केवल और केवल यहां सबसेक्शन 1 और ये 32 हो जाएगी, और यहां 27 एविडेंस एक्ट है। इंडियन एविडेंस के सेक्शन 32 में जो डाइन डिक्लेरेशन लिखा जाता है, मृत्युकालिक कथन लिखा जाता है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस जब मृत्युकालिक कथन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लिखा जा रहा है, पुलिस ऑफिसर लिख रहा है, तो उस पर साइन कराए जा सकते हैं। दूसरा बार यह था सबसेक्शन 1 में कि ऐसे स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं होगा इंक्वायरी या ट्रायल में, तो उसका भी ये एक्सेप्शन है कि कोई डाइन डिक्लेरेशन है किसी विटनेस का तो उसका यूज ऐसी इंक्वायरी और ऐसे ट्रायल में हो सकता है। और अब जो पहले 27 हुआ करता था 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, वहां पर क्या था फ्रेंड्स? वहां था कि कोई एक्यूज पर्सन अगर पुलिस कस्टडी में है और उसने कोई इंफॉर्मेशन दी तो उस इंफॉर्मेशन को पुलिस क्या कर लेती है? रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लेती है। अब उस पर अगर इसके सिग्नेचर करा लिए जाते हैं एक्यूज के, तो यहां 162 का बार नहीं लगेगा या 181 बीएनएसएस का बार नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में बताई गई है बात। और दूसरा, उसका यूज भी नहीं होगा, इसका भी एक्सेप्शन है ये। जब 27 इंडियन एविडेंस एक्ट आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर है कि उतना पार्ट, उस स्टेटमेंट का उतना पार्ट जितने के आधार पर कोई डिस्कवरी हो गई है फैक्ट की, उतना एडमिसिबल हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो फिर उतना पार्ट उस स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है इंक्वायरी और ट्रायल में। तो दोनों बातों को जब आपने देखा होगा तो पता चलेगा कि ये सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन ही है। यहां पर एक एक्सप्लेनेशन और है फ्रेंड। एक्सप्लेनेशन में यह बताया गया कि मान लो कोई पुलिस को स्टेटमेंट देते हुए विटनेस ने कोई फैक्ट या सरकमस्टांस केस से रिलेटेड जो मटेरियल था, जिसका बोला जाना जरूरी था, ऐसा फैक्ट नहीं बताया, बट जब कोर्ट में स्टेटमेंट देने आया तो वो फैक्ट कोर्ट में बता दिया। तो जो फैक्ट पुलिस को नहीं बताया था और यहां बता दिया, तो माना जाएगा कि उस विटनेस ने
ऐसे फैक्ट को बताने का ओमिशन किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब स्टेटमेंट लिखा गया था उसमें, तो उस ओमिशन को भी कंट्राडिक्शन माना जाएगा। और कंट्राडिक्शन उसी तरीके से प्रूव होगा जैसे कि लिखा था प्रोवाइजो में कि 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या 145 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग प्रूव किया जाएगा। तो 145 इंडियन एविडेंस एक्ट या 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती क्या है फ्रेंड? वो ये कहती है, मैं बेसिक बता देता हूं, जब आप किसी विटनेस को कंट्राडिक्ट कराना चाहते हैं उसके प्रीवियस स्टेटमेंट से, आज की डेट में कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया था वो उसका प्रीवियस स्टेटमेंट था। जब आप प्रीवियस स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कराएंगे तो जितने पार्ट से आप कंट्राडिक्ट कराना चाहते हैं उतने पार्ट की तरफ कंट्राडिक्ट कराने से पहले आप विटनेस की अटेंशन ड्रॉ करेंगे उस पार्ट पे, उस विटनेस को दिखाएंगे कि भाई साहब देखिए ये आपने पुलिस को ऐसा बोला था, ये आपका स्टेटमेंट है। अब बोलेगा कि हां बोला था या नहीं बोला था, जो भी बोलेगा वो लिख लेंगे। और जब तक ये अटेंशन ड्रॉ अगर नहीं करी तो आपका कंट्राडिक्शन एज पर लॉ नहीं माना जाएगा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये जो ओमिशन किया जब वो सिग्निफिकेंट होगा या इट मीन जब वो मटेरियल होगा ओमिशन, तभी ऐसे ओमिशन को कंट्राडिक्शन माना जाएगा। अब वो ओमिशन सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है या नहीं है, इसे कौन डिसाइड करेगा? इसे कोर्ट डिसाइड करेगी सुनने के बाद दोनों की बातें। अगर कोर्ट ने माना कि हां ओमिशन सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, ये बात पुलिस को भी विटनेस द्वारा बताई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई गई, तो ओमिशन है। और अब जब कोर्ट ने मान लिया कि ये सिग्निफिकेंट ओमिशन है, इसकी कोई वैल्यू है, तो ऐसे ओमिशन को फिर कंट्राडिक्शन माना जाएगा। और वो ओमिशन कंट्राडिक्शन है या नहीं, इट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 162 सीआरपीसी या 181 बीएनएसएस में एक्सप्लेनेशन दिया गया और वहां पे बताया गया है कि ये ओमिशन कंट्राडिक्शन है या नहीं, इट इज ए मैटर ऑफ लॉ, मैटर ऑफ फैक्ट या मैटर ऑफ मिक्स लॉ एंड फैक्ट। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देना है इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और इसको जज साहब दोनों को सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। प्रोवाइजो जब हमने देखा तो वहां पे मैंने बताया था कि एक्यूज उसको यूज कर सकता है कंट्राडिक्शन के लिए, ऐसे स्टेटमेंट को, लेकिन कब कर सकता है? वहां पर एक फ्रेज लिखी गई है, इफ द स्टेटमेंट इज ड्यूली प्रूव्ड। जब ये स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव हो जाएगा तब ही वो उसको कंट्राडिक्ट कर सकता है। और इस ड्यूली प्रूव्ड का मतलब क्या है? जो इंडियन एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो प्रूव्ड वर्ड की परिभाषा लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, वो यहां पर नहीं है फ्रेंड्स। इस प्रूव्ड का मतलब यह है कि जब विटनेस बॉक्स में आया और उसने ये कहा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या तो मैं पुलिस के पास गया था या पुलिस मेरे पास आई थी और मैंने अपना बयान पुलिस को दिया था और पुलिस ने उस बयान को रिकॉर्ड किया था। जब इतना कह देगा विटनेस तो मान लिया जाएगा कि यह फ्रेज कंप्लीट हो गई है, अब स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड है। इसके बाद ही कंट्राडिक्शन के लिए उसका यूज किया जा सकता है। अगर ऐसा विटनेस ने नहीं बोला तो फिर यह स्टेटमेंट किसी काम का नहीं है, फिर कंट्राडिक्शन के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता, एक्यूज भी इसको यूज नहीं कर सकता। मान लो विटनेस आया कोर्ट में और विटनेस ने कहा कि जी मैं तो पुलिस के पास गया ही नहीं था, ना पुलिस मेरे पास आई थी और ना ही मैंने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया था। तो अब जो प्रीवियस स्टेटमेंट इस विटनेस का पुलिस ने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, क्या उसका कंट्राडिक्शन किया जा सकता है इस विटनेस से? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो ड्यूली प्रूव्ड नहीं हुआ अभी,
ये जो फ्रेज है वो ये ही समझाती है कि इट इज नॉट ड्यूली प्रूव्ड, और इफ इट इज नॉट ड्यूली प्रूव्ड देन इट कांट बी यूज्ड फॉर कंट्राडिक्शन नाइदर बाय एक्यूज नॉर बाय द पार्टी कॉलिंग इट। एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको आज यहां बताने वाला हूं, जो आपको कहीं से सुनने को नहीं मिली होगी। कौन से विटनेस की बात यहां पर हो रही है प्रोवाइजो में? विटनेस कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको फ्रेंड, कि एक एक्यूज है ए, इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। इस एक्यूज के ट्रायल के दौरान एक्स पर्सन को विटनेस बुलाया गया, और किसने बुलाया? प्रोसिक्यूशन ने बुलाया, पुलिस ने बुलाया। तो वो विटनेस यहां पर इंक्लूड है। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड हो गई तो एक्यूज खुद अपना विटनेस लेकर आता है, जिसे डिफेंस विटनेस बोलते हैं फ्रेंड। तो क्या अब इस डिफेंस विटनेस पर यह प्रोवाइजो एप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स? मैं सिचुएशन देता हूं आपको। इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तो पुलिस ने, एक पर्सन है सपोज वाई, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया। बट पुलिस ने क्या किया, इसको चार्जशीट बनाते समय अपना विटनेस नहीं बनाया। अब ये विटनेस प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में नहीं बुलाया गया, लेकिन एक्यूज ने क्या किया, इस विटनेस को एज ए डिफेंस विटनेस बुला लिया। अब एज ए डिफेंस विटनेस जैसे ही बुलाया तो अब बुलाने वाली पार्टी तो एक्यूज हो गई, तो एडवर्स पार्टी यहां कौन सी हो गई? प्रोसिक्यूशन हो गई। तो जिसने बुलाया एक्यूज ने, वो तो चीफ एग्जामिनेशन करेगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो प्रोसिक्यूशन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान क्या जो पुलिस ने स्टेटमेंट लिखा था इस वाई का, वो प्रोसिक्यूशन कंट्राडिक्ट कर सकती है? क्वेश्चन है कि वो प्रोसिक्यूशन कंट्राडिक्ट कर सकती है जैसे एक्यूज कर सकता था? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? केवल और केवल कंट्राडिक्शन उस विटनेस का हो सकता है जिसको प्रोसिक्यूशन के लिए बुलाया गया था, और यहां पर यह विटनेस प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं बुलाया गया, ये तो एक्यूज के बचाव के लिए बुलाया गया है। इसलिए प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ में प्रोसिक्यूशन को कोई राइट नहीं है कि वो कंट्राडिक्शन कर सके। एक और एग्जांपल, कहोगे यार बहुत सारे एग्जांपल आ रहे हैं, वीडियो लंबी हो गई, हो जाने दो यार, कुछ तो पता चल रहा है ना। एक विटनेस ना तो एक्यूज ने बुलाया ना प्रोसिक्यूशन ने बुलाया, लेकिन हां पुलिस ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसका स्टेटमेंट लिखा था, बट वो विटनेस कोर्ट ने बुला लिया, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट विटनेस। अब वो विटनेस कोर्ट ने बुला लिया। ध्यान देना फ्रेंड्स, कोर्ट ना कभी भी ना तो प्रोसिक्यूशन के लिए बुलाती है ना डिफेंस के लिए बुलाती है। कोर्ट को यह लगता है कि यह विटनेस इस केस को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, चाहे डिसाइड इधर करें चाहे डिसाइड इधर करें, बट वो हेल्प करेगा। तो अब वो भी विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं बुलाया गया। इसलिए दोनों में से कोई सी भी पार्टी दोनों में से उसके प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ जो ड्यूरिंग द कोर्स इन्वेस्टिगेशन लिखा गया था, पुलिस ने लिखा था, उसके साथ में कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते। तो इस फ्रेज का क्या वैल्यू है वो आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से आप लॉ को पढ़ो फ्रेंड्स, और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको लॉ की एक्चुअल वैल्यू का पता चलेगा और आप दूसरे लोगों से डिफरेंट होंगे। एक और बात मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने देखा होगा कि एक साइट प्लान तैयार किया जाता है सीन ऑफ क्राइम का, और उस साइट प्लान को तैयार करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि जो आई विटनेस है, जिसने ऑफेंस को होते हुए देखा है, घटना को घटित होते हुए देखा है, वो विटनेस साथ में है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, और वो बताता जा रहा है कि यहां पर देखो
वो जिसको गोली लगी वो खड़ा था, वहां पर बाइक पर वो आदमी खड़ा था जिसने गोली चलाई, जिसने मर्डर किया, यहां पर ये बस खड़ी हुई थी, यहां से मैं देख रहा था। तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इन सारी बातों को ड्रॉ करता है कागज पर। तो ये जो बातें उसने विटनेस ने बताई और उसके बताने के बाद पुलिस ऑफिसर ने ड्रॉ करी कागज पे, ये भी उसका 161 का स्टेटमेंट है। और 162 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग या 181 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग अब इस स्टेटमेंट पर भी उसके सिग्नेचर नहीं लिए जाएंगे। और क्या ये किसी और पर्पज के लिए यूज हो सकता है? नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि ये उसका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट किसी पर्पज के लिए यूज नहीं होगा एक्सेप्ट कंट्राडिक्शन, और वो भी जब वो ड्यूली प्रूव्ड हो जाएगा। तो आपको बेसिक बात यही ध्यान रखनी है कि वो हर स्टेटमेंट जो किसी विटनेस ने पुलिस ऑफिसर को दिया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया, और पुलिस ऑफिसर ने उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लिया, ऐसे स्टेटमेंट पे उस विटनेस के साइन नहीं कराए जाएंगे और साथ में उसका इंक्वायरी और ट्रायल में कोई यूज भी नहीं होगा फ्रेंड्स, एक्सेप्ट कंट्राडिक्शन। तो उम्मीद करता हूं दोस्त कि इस वीडियो में आपको काफी जानकारी मिली होंगी, और अगर जानकारी सचमुच में मिली है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को हिट कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है तो मैं और मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, मैं उनको पीडीएफ की फॉर्म में, टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स मेरा लीगल लैंप के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, रेलेवेंट पॉइंट पर वो जजमेंट वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद।